नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की तैयारी किस तरह से करें। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है और इसमें अगर आपका कमीशन पास नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी किस तरह से करें। दोस्तों, चाहे टीजीटी आर्ट्स कमीशन हो, टीजीटी नॉन मेडिकल हो, टीजीटी मेडिकल हो, या फिर आप शास्त्रीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो फंडामेंटल है ये सभी के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका जो सिलेबस होता है उसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस की बात आती है कि सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। अगर आप लोग पहली बार कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो सिलेबस है उसे जान लें। दोस्तों, यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो सिलेबस है उसमें 11 सब्जेक्ट हैं और उन सभी सब्जेक्ट को आप लोग सबसे पहले किसी पेपर पे लिख लें। जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ सब्जेक्टों के नाम बताता हूं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरह से आपके पास सब्जेक्ट बनेंगे तो आपको सिलेबस को जानना जरूरी है। सबसे पहले आप सिलेबस को लिख लें। नंबर 2 पे यहां पे बात करते हैं पैटर्न। दोस्तों, आप लोग पैटर्न देख लें कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने घंटे में वो पेपर जो वो अटेम्प्ट करना होता है और क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। इन सभी पैटर्न्स को आप लोग अच्छे तरीके से अपने तरीके से कहीं पे भी डायरी में या फिर पेपर पे कहीं पे भी लिख लें। फिर इसके बाद जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं जिसमें कि जो स्मार्ट स्टडी करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों, आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं लेने हैं। आपने 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर लेने हैं। मैक्सिमम 5 साल पुराने, आपने मैक्सिमम जो 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपने लेना है। दोस्तों, जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लें उसमें जैसे मान लो आपने 2006 से लेके 2020 तक, सॉरी 2016 से लेके 2020 तक आपने क्वेश्चन पेपर ले लिए। उसमें आपने देखना कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपने जानने की कोशिश भी करनी है कि कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे है। दोस्तों, 2016 की बात करें तो उसमें जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर था उसमें कुछ अलग टाइप का लेवल था। 2018 में अलग था, 20 में अलग था। इस तरह से 21 में क्या कुछ चेंज आ सकता है। आपने एग्जामिनर के व्यू से भी तैयारी जो है वो करनी है। और यहाँ पे अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो जो आप टॉपिक देखेंगे उन सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने एक जगह लिख लेना है। जैसे कि मान लो आपने 2016 से लेके 2020 तक क्वेश्चन पेपर को देखा और उसमें आपने कॉमन टॉपिक देख लिए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, महात्मा बुद्ध के बारे में देख लिया, या फिर आपने साइंस में बीमारियों के बारे में देख लिया कि बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं। इंग्लिश में आपने वहाँ पे आर्टिकल्स देख लिया कि आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं। हिंदी में आपने देख लिया कि संज्ञा पूछी जा रही है, सर्वनाम पूछी जा रही है। इस तरह से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। दोस्तों, जब आपने उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लिया, फिर इसके बाद आप लोगों ने उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज लिख लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने लिखे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। दोस्तों, शॉर्ट नोट किस तरह से बनाने हैं आप लोगों ने, जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता आपने लिख लिया तो उसमें जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते थे, उसमें कौन सा देवता जो था वो इंपॉर्टेंट था और उसमें कितने वेद थे, क्या थे। इस तरह से आपने उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लो वहाँ पे आप लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो उसका जो उसका काल था वो कितना था, तो उसे आपने शॉर्ट पॉइंट में लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने उसे पूरी पूरी लाइनों में लिख देना है। बहुत सारे बच्चे जो नोट्स बनाते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि बाद में जाके जब आप लोग लास्ट में तैयारी करें तो उसमें वो शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और कम समय में आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो वो गलत किताबों का चयन कर लेते हैं। गलत किताबों का चयन करने की वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं दूर चला जाता है। आपने अच्छी किताबों का चयन करना है। किताबें कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन आपने उन्हीं किताबों का चुनाव करना है जो आपके कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से पेपर बनता है। और दोस्तों, किताबों के ऊपर वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उस वीडियो को देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, जब आपने
शुरुआत करनी है तो शुरुआत अगर मान लो आपने किताबों का चयन भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों को स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक्स, जो उनका बेसिक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं और उनका जो कमीशन वो पास नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले आपने 6 क्लास से लेके +2 क्लास तक जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बात करूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की किताबें जो आपको 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे जो 9th जो इकोनॉमिक्स की किताबें हैं वो 9 से स्टार्ट होती हैं और +1 में कुछ इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो आप लोगों ने नहीं करनी है, आपने थ्योरेटिकल चीज़ें याद करनी है। दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि वो कैसे इंपैक्ट डालती हैं, तो आप लोगों ने वो भी देखना। और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं दोस्तों, वो 6 क्लास लेकर अगर आप लोग +2 क्लास तक पढ़ते हैं तो उसमें 6 क्लास लेके 8 क्लास तक कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 8th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं। तो अब बात करते हैं टाइम टू टाइम रिवीजन करना। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तैयारी करना तो स्टार्ट कर देते हैं, तैयारी करते भी हैं, बहुत हार्ड वर्क भी डालते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में तो डाल रहे हैं लेकिन निकाल नहीं रहे। और रिवीजन के बिना कोई भी चीज़ याद रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, लेकिन रिवीजन जो वो आपका की पॉइंट हो सकता है। आपने समय रहते हुए अपने हिसाब से रिवीजन करनी है। दोस्तों रिवीजन करने के भी साइंटिफिक तरीके होते हैं, तो उनके बारे में मैं अगर आप किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मॉक टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने मान लो लूसेंट की बुक ले ली है तो उसमें सब कुछ हुआ वो थ्योरेटिकल है, लेकिन पेपर जो आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। तो फिर वहाँ पे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उस समय बच्चे जो है वहाँ पे जाके सही तरीके से ऑप्शंस को टिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब जैसे मान लो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में किसी टॉपिक को पढ़ लिया तो वहाँ पे जैसे उसका काल ही पढ़ लिया कि वो इतने समय जैसे 1750 से लेके 2500 के बीच में रहा है, तो वहाँ पे जब ऑप्शन आएंगे तो 1725, 1700 इस तरह से मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और वो गलत टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जो मोटिवेशन होती है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। 3 दिन 4 दिन के बाद वो रेगुलर बेसिस पे तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ें। और यहाँ पे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोगों ने स्टडी टारगेट बनाने हैं। आप लोगों ने घंटों के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। आप लोगों ने देखना कि आज आपने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करना है, दूसरे दिन आपने महात्मा बुद्ध को कवर करना है, तीसरे दिन आप लोगों ने जैन धर्म को कवर करना है। इस तरह से आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स को पकड़ के उनको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक बुक को ले लिया, उसे एकदम से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लास्ट तक कोशिश की कि उसे खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना है। आपने धीरे धीरे से अपने जो आपकी पेस है, जो आपकी स्पीड है, उस हिसाब से चलना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर पढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। हर इंसान की जो कैपेसिटी है वो अलग तरीके से होती है। आपने अपने हिसाब से देखना कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। इस तरह से स्टडी टारगेट बना के आप लोगों ने स्टडी करनी है। कॉन्फिडेंस में रहना है दोस्तों। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कहीं ना कहीं वो तैयारी भी कर रही हैं और उनके अंदर आत्मग्लानि भी है। उनको लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस वो अच्छे से नहीं जा रही है, उनको लग रहा है वो भविष्य के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं, वो अपने जॉब के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ देना। आपने सिर्फ अपने जो आपका एक्शन है, जो आपका कर्म है, उस पर ध्यान देना है और कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बना के जो बच्चा रखेगा वही कंपटीशन को बीट कर पाएगा और वही दोस्तों सफल हो पाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ऑफलाइन स्टडी करते रहते हैं। उनको स्मार्ट वे में स्टडी करनी चाहिए और ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपको स्मार्ट स्टडी करना सिखाएंगे और कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान लो आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपको एनिमेशंस के थ्रू बताएंगे, आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे, जिससे कि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो वो लंबे समय तक याद रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ सब्जेक्ट में तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि वो वीक होते हैं, तो इसकी वजह से भी वो
कमीशन को पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कमीशन में 11 सब्जेक्ट होने की वजह से सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ता है और सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो जो आपको लगता है कि आपके वो वीक सब्जेक्ट हैं, उन पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से टाइम जो वो स्पेंड करना है। अब बात करते हैं एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस में रहना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि तैयारी भी अच्छे तरीके से करते हैं और उन्होंने जो रिवीजन है वो भी अच्छे तरीके से कर लिया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी फॉलो कर लिया है, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। उनको लगता है कि पेपर जो वो बड़ा डिफिकल्ट आता है। तो दोस्तों जब भी आप वहां पे जाएं, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। आपने किसी एस्पिरेंट के साथ बात की और आपको लगा कि उसने तैयारी अच्छे तरीके से की है और आप खुद ही अपने साथ उसका कंपैरिजन करके खुद को आप लोग कम आंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है और कोशिश करनी है और सोचना भी है कि आपने कमीशन को पास कर जाना है। तो 100% ऐसा होगा कि आप कमीशन को पास कर जाएंगे। और दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूं। दोस्तों जब तक आप लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपने अपने आप को इंटेलिजेंट मानना है, आपने सोचना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों जब आप ये सोचेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे और जब आप अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पे स्टडी करेंगे तो 100% चांस है कि आप लोगों का कमीशन पास होगा। कमीशन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे डिफिकल्ट बना देते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।